नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपको गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो हमारी क्लास है वो व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी टॉपिक पे क्लास रहेगी। और दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है साइकोलॉजी का कि आपको टीचिंग से रिलेटेड हर एग्जाम में ये मिल जाएगा, चाहे फिर वो रीट हो जो कि होने वाला है 25 अप्रैल को, चाहे केवीएस जिसकी वैकेंसी आने वाली है, और डीएसएसबी की स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी निकल चुकी हैं और इनका पेपर लगभग 5-6 महीने में हो जाएगा, तो उसमें भी आ सकता है। और उसमें तो मान लो जरूर आए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर में तो मेनली जो है व्यक्तित्व की ही बात करेंगे, स्पेशल बच्चों की बात करेंगे। और टीजीटी पीजीटी जो कि यूपी में निकल गई हैं वैकेंसी, इनमें भी ये इस तरह के प्रश्न जरूर ही आते हैं। तो मित्रों, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास 25 MCQs हैं आपके लिए, जिनको आप करिए, क्योंकि देखो पेपर में MCQs ही तो आएंगे, तो उसी की प्रैक्टिस करो। अच्छा, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर थ्योरी कराओ। हमने कहा अभी थ्योरी कराएंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यूट्यूब पे थ्योरी कराना थोड़ा मुश्किल काम है। हाँ, करा सकते हैं, कुछ टीचर्स करा सकते हैं। वो टीचर करा सकते हैं जिनको 10 से 15 साल का अनुभव हो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए, यानी कि साइकोलॉजी को पढ़ाने के लिए। ये नहीं कि अभी सीटेट पास कर लिया, 20-22 साल की उम्र है, सीटेट पास करके बस हमें ये लगता है कि वो टीचर होगा और वो दूसरों को टीचर बना रहे हैं, जबकि खुद टीचर नहीं है। तो ऐसे लोग जब पढ़ाते हैं तो क्या होता है, मेरा एक स्टूडेंट उसने कहा कि सर फलाना चैनल है, आप उसको देखिए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो कई बार उसने रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल देखता नहीं हूँ, मैं आपको सही बताऊँ। तो भैया मैंने आज देख लिया, 30 मिनट देखा। अच्छा, वो पहला ही चैप्टर, वो टीचर जो है पहला ही जो चैप्टर है साइकोलॉजी का वही पढ़ा रहे हैं। और उसमें मैं आपको बता दूं, 30 मिनट के लेक्चर में, अभी चल ही रहा होगा, जब मैं देख रहा था तो इसके बाद मैंने बंद कर दिया, फिर मैं ये क्लास बनाने लगा। 30 मिनट के वीडियो में 5 इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने दी वो गलत दी। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और थ्योरी के लिए क्या करें, थ्योरी के लिए आप वो वाली बुक्स उठाइए जो आपने डाइट और बीएड में पढ़ी हैं। उन बुक्स में जो नॉलेज है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वो आपके बीएड और बीटीसी में लगी हुई हैं, और वो ऐसी थोड़ी लगा दी हैं। उनका पूरा सर्च होता है, रिसर्च होता है इसके बाद। अब यूट्यूब पे जो व्यक्ति पढ़ा रहा है, या जो महिला कोई पढ़ा रही है, कोई भी पढ़ा रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। अब हम इसकी बात करें अगर MCQs की, तो भाई मान लो इसमें एक आधा गलत हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर थ्योरी में कोई चीज़ आपके दिमाग में गलत बैठ गई है, तो आप समझ लीजिए आप जिंदगी भर उसको गलत करेंगे। इसलिए थ्योरी हमेशा बुक से पढ़ो, और बुक्स भी वो पढ़ो जो आपने अपने बीएड या डाइट में की हैं, पढ़ी हैं, जो आपके कॉलेजेस में लगी हुई थी, तो ही आपको सफलता मिलेगी। ये बात बिल्कुल कन्फर्म है। चलिए अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के बारे में। ज़्यादा तो चीज़ें खैर क्या बताएं, तो स्टार्ट करेंगे आज पहला क्वेश्चन। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। अब ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मतलब होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग होता है, चाहे वो जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, वही व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इसके कारण क्या हैं, कारक क्या हैं, वंशानुक्रम, वातावरण या लिंग भेद, या उक्त सभी। तो देखिए, वंशानुक्रम भी, भाई मेरा जो वंशानुक्रम है अलग है, मुझे मम्मी पापा से वंशानुक्रम मिला है, आपको आपके मम्मी पापा से मिला है, तो इस वजह से हम अलग अलग हैं, हमारे अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। वातावरण, हो सकता है मैं गांव के वातावरण में पला बड़ा हूँ, आप हो सकता है शहर में हो, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग होगी, मेरी अलग होगी, तो ये बात भी ठीक है। लिंग भेद, भाई देखो, एक जो मेल होगा उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, अलग रुचि होगी, उसकी अलग सोच होगी उसकी। जो फीमेल होगा उसकी रुचि अलग होगी, मतलब होगी, फीमेल होगी उसकी रुचि अलग होगी, उसकी चॉइसेस अलग हो सकती हैं, उसका सोचने का तरीका अलग हो सकता है। तो ये तीनों ही वो चीज़ें हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पैदा करती हैं। आंसर होगा फोर्थ। अगला प्रश्न देखेंगे। व्यक्तियों में किसके कारण आनुवांशिक रूप से भिन्नता होती है, माता पिता, परिवार, जीन्स या जन्म। तो भाई इसका आंसर क्या है, उन्होंने कहा आनुवांशिक रूप से भिन्नता किसके कारण होती है। तो जो ये हमारी आनुवांशिकता है ना, ये कहाँ से चलती है, ये चलती है जीन्स से। जैसा कि मैंने एक पहले भी क्लास में बताया था कि 23 फादर के और 23 ही मदर के, ये क्रोमोसोम मिलकर 46 हो जाते हैं, यानी कि 23 जोड़े हो जाते हैं, जिससे एक नए भ्रूण, जो भ्रूण होता है, जो उसका निर्माण होता है।
और इसके बाद जो है धीरे धीरे और जो चीज़ें होती हैं वो होती जाती हैं, वो हम आनुवंशिकता और वातावरण में पढ़ेंगे, और पढ़ा है, वो वीडियो पढ़ा हुआ आप जाके देख लेना थिंकर्स एंड थ्योरी में। तो जो जीन्स हैं इनसे ही आपकी जो आनुवंशिकता वो आगे बढ़ती है, इसलिए आंसर होगा सी। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तियों को 3 श्रेणी अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, अंतर्मुखी जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होता है, अपने आप में ज़्यादा रहता है, ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, बहुर्मुखी जो ज़्यादा लोगों से मिलता है, उसका व्यवहार एकदम से रिफ्लेक्ट करता है तुरंत के तुरंत, और उभयमुखी जिसमें दोनों तरह की बातें हों। तो ये किसने विभाजित किया था? टर्मन ने, जुंग ने, वर्नन ने या थॉर्नडाइक ने? तो भाई इसका आंसर है जुंग, काफ़ी फेमस है ये। अगला प्रश्न देखेंगे। ये आप जो है अपने प्रश्नों के उत्तर लगाते जाएं और एंड में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आए। इससे आपको ये पता रहेगा कि आप कितने पानी में, और ये होना जरूरी है, आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होता है, तभी पेपर पास होगा भाई। किस वैज्ञानिक ने शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यक्तियों के भेद किए? जुंग, टर्मन, थॉर्नडाइक या वर्नन? तो भाई इसका आंसर होगा वर्नन। अगला प्रश्न देखेंगे। इन्होंने शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से भाई कोई लंबा है तो वो उसका ये टाइप है, कोई ठिगना है उसका ये टाइप है, कोई मोटा है उसका ये टाइप है, इस तरह का इन्होंने एक वर्गीकरण किया था व्यक्तित्व के बारे में। किस मनोवैज्ञानिक ने विचार की दृष्टि से व्यक्तियों का श्रेणी में विभाजन इस प्रकार किया? अमूर्त चिंतक, विचार प्रधान चिंतक, वस्तुपरक चिंतक तथा आंगिक अनुभव प्रधान चिंतक। इस तरह का वर्गीकरण व्यक्तित्व के बारे में कौन से मनोवैज्ञानिक ने किया था? टर्मन, थॉर्नडाइक, ट्राटर या जुंग? तो भाई इसका आंसर है थॉर्नडाइक। आप ये मत सोचना कि थॉर्नडाइक ने सिर्फ ट्रायल एंड एरर दिया है, व्यक्तित्व के बारे में भी बात की है, और बड़ी बहुत गहरी बात की है, पढ़ाएंगे इसको भी। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तिगत भेद के आधार पर सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, सौंदर्यगत, राजनीतिक व धार्मिक, इस आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किया? जुंग, स्प्रेंगर, ट्राटर या टर्मन? स्प्रेंगर इसका आंसर होगा भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। संवेगों की भिन्नता व्यक्ति के लिए एक समस्या है, किसके लिए एक समस्या है? समायोजन, विकास, प्रत्यक्षीकरण या प्रस्तुति? तो भाई इसका आंसर है समायोजन। देखिए जो संवेग जो होते हैं, संवेग क्या है? जैसे गुस्सा है, प्यार है, मोहब्बत है, लगाव है, ये सब संवेग ही तो हैं। तो संवेगों का जो मेन काम होता है वो समायोजन। जब तक आप संवेगों पर अपने कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक समायोजन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए संवेगों पर कंट्रोल होना चाहिए। सामवेगिक जो विकास है व्यक्ति का वो सही होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। बुद्धि परीक्षणों द्वारा व्यक्ति की विभिन्नता का पता लगाया जा सकता है, कौन सी? शारीरिक, आर्थिक, मानसिक या सामाजिक? तो जैसा कि आपको पता है कि जो बुद्धि है वो बुद्धि किस चीज़ से रिलेट करती है? बुद्धि रिलेट करती है मानसिक, यानी कि जो मेंटल होता है, मेंटल एज जो होती है। तो बुद्धि जो परीक्षण है वो मानसिक एज से या मानसिक जो शब्द है, जो टर्म है, इससे रिलेट करता है। किस परीक्षण में साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्णय विधि, क्रम निर्धारणी, प्रक्षेपण विधियों द्वारा व्यक्तिक विभिन्नताओं का पता लगाया जाता है? निष्पत्ति, निर्धारण, व्यक्तित्व या अभिरुचि परीक्षण? तो ये है भाई पर्सनैलिटी जो टेस्ट होते हैं उसमें इन सब विधियों का प्रयोग होता है, जिसके आधार पर हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाते हैं। किस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की रुचि और रुझान का पता करके व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पता लगाया जा सकता है? अभिरुचि, अभिवृत्ति, निर्धारण या निष्पत्ति? देखो रुचि और रुझान की बात कर रहा है, तो रुचि और रुझान क्या होता है? अभिरुचि परीक्षण। अभिवृत्ति एटीट्यूड हो जाता है, वो अलग चीज हो जाती। किन परीक्षणों से व्यक्ति की किसी व्यक्ति, वस्तु, संस्था या आदर्श के प्रति अभिवृत्ति का पता लगाया जाए? अब देखो उन्होंने खुद ही कह दिया अभिवृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो गया? अभिवृत्ति है। जो एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड से पता चल जाता है कि भी व्यक्ति या वस्तु या संस्था या किसी और चीज़ के प्रति बंदी का एटीट्यूड है। हम कहते हैं ना भाई ये बहुत एटीट्यूड है, इसका बड़ा अलग एटीट्यूड है, तो ये वही है, अभिवृत्ति वाला एटीट्यूड है। छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान व कौशल का पता किस परीक्षण द्वारा लगाया जा सकता है? अब ज्ञान और कौशल का पता कैसे चलेगा? उसका कुछ टेस्ट वेस्ट लो, जब टेस्ट लोगे उसका जो रिजल्ट आएगा उससे तो पता चलेगा। और रिजल्ट को क्या कहते हैं? रिजल्ट को कहते हैं परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को हिंदी में क्या कहेंगे? निष्पत्ति। निष्पत्ति परीक्षण से पता चलेगा कि बच्चे में कितना ज्ञान है और या क्या इसने ग्रहण किया है।
किस मनोवैज्ञानिक ने ये सुझाव दिए? जिन बच्चों को कम दिखाई या सुनाई देता है उन्हें कक्षा में सबसे आगे बिठाया जाए। निर्बल और कुपोषित बच्चों के या बालकों के लिए विश्राम के कालांश निश्चित किए जाएं। कालांश मतलब पीरियड। प्रत्येक बालक की डॉक्टरी जांच की जाए। प्रत्येक विद्यालय में डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। ये जो 4 सुझाव हैं, ये चारों में से किसने दिए थे? रॉस ने दिए थे, क्रो एंड क्रो ने दिए, स्किनर ने दिए, थॉर्नडाइक ने दिए। तो भाई ये स्किनर ने कहा था, स्किनर को आंसर कर लो। अगला प्रश्न देखेंगे। किस मनोवैज्ञानिक ने लिखा कि समाजशास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए? देखिए, अब ये मनोविज्ञान कहाँ से शुरू हुआ, स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई, कहाँ तक चला आया, अब कहाँ चल रहा है, इन सब की चर्चा जो है की जाएगी जब मनोविज्ञान की एक सीरीज चलाऊंगा, अगर मुझे मौका मिला तो, क्योंकि थोड़ा समय का हमेशा अभाव रहता है ना। सीटेट भी देखना पड़ता है, एक तो यूट्यूब चैनल भी चलाना पड़ता है सीटेट का, और फिर जो ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उनमें ज़्यादा वक्त चला जाता है, विद्यालय भी देखना होता है, तो समय थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर मौका मिलेगा तो ये पूरी सीरीज चलाऊंगा तो आपको पूरा मनोविज्ञान पढ़ा दूंगा। चलिए, मनोवैज्ञानिक ने लिखा कि समाजशास्त्र के साथ साथ शिक्षा का आधार मनोविज्ञान होना चाहिए। स्किनर, सिरिल बर्ड, जॉन डीवी या टर्मन ने लिखा? बताओ किसने लिखा भाई? तो जॉन डीवी ने बात की थी कि समाजशास्त्र से ही बात नहीं बनेगी भाई, बन भी सकती है, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए? मनोविज्ञान होना चाहिए, साइकोलॉजी होनी चाहिए। व्यक्ति के प्रासंगिक बोध परीक्षण में कुल 30 कार्ड हैं, जिनमें 10 महिला, 10 पुरुष, 10 दोनों के लिए, 15 महिलाओं के लिए, 15 पुरुषों के लिए, सभी 30 महिला व पुरुष दोनों के लिए, 20 बड़ों के लिए, 10 बच्चों के लिए। बताएं भाई। तो 10 महिलाओं, 10 पुरुषों और 10 दोनों के लिए। टैट। फ्रायड के व्यक्तित्व अध्ययन की विधि क्या कहलाती है? वस्तुनिष्ठ, प्रक्षेपण, मनोविश्लेषण या आत्मनिष्ठ? तो भाई मनोविश्लेषणवाद के लिए फ्रायड जो है प्रसिद्ध है, उन्होंने मनोविश्लेषणवाद चलाया, जो कि स्कूल थे, साइकोलॉजी के जो स्कूल थे उनमें जो मनोविश्लेषणवाद था वो हमारे फ्रायड साहब ने चलाया था। इनकी आलोचना भी बहुत हुई, लेकिन भाई जब थ्योरी दे गए हैं तो उसे तो हमें पढ़नी पड़ेगी, और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि हर तरह से, हर एंगल से, चारों तरफ से जब तक हम चीज़ों को नहीं देखेंगे तब तक उन्हें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसने लिखी भाई? गार्डनर व मर्फी, पोलैंस्की, थॉर्प एवं समलर या वुडवर्थ ने? तो जो पोलैंस्की थी, इनकी ये किताब है। और देखिए भाई, ये किताब वगैरह रट लो, क्योंकि यदि और आपने रट ली और आपकी मेमोरी में एकदम सेव हो गई तो बस हो गई, जब भी आए फटाक से इसका आंसर कराओ। ये तो चीज़ें ऐसी जो रटनी ही पड़ती हैं। बस एक हमारा बेचारा सीटेट ही है जो पूरा प्रैक्टिकल चलता है, उसकी बात ही अलग है। प्रक्षेपण विधियों में रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट का निर्माण किसने किया? तो भाई इनके नाम के आधार पर ही है। अब देख लो, आप देख, अरे इन्होंने तो भाई बहुत साफ सब में ही रोर्सा लगा दिया। कुछ बच्चे ऐसे याद करके चले जाते हैं कि भाई रोर्सा जो टेस्ट है वो रोर्सा नहीं दिया था, लेकिन अब इन्होंने फंसा दिया आपको। थर्स्टन, हरमन, विने या साइमन, कौन से रोर्सा थे? तो देखो, थर्स्टन रोर्सा तो नहीं है तो अलग है, विने भी के साथ भी रोर्सा नहीं है, साइमन के साथ भी नहीं है, तो फिर अब कौन बचा? हरमन ही बचा, हरमन रोर्सा। भाई इन्होंने मूर्ख बनाने की कोशिश तो की, लेकिन ऑप्शन ठीक नहीं दिए, मूर्ख बन नहीं पाएंगे बच्चे यहाँ। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी बताई? 12 बताई। 12 को आंसर कर दो। अगला, हिप्पोक्रेट्स ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? बहुत फेमस है ये। सामाजिकता के आधार पर, शारीरिक बनावट के आधार पर, संवेग के आधार पर, चिंतन या कल्पना शक्ति के आधार पर? तो भाई संवेग या स्वभाव के आधार पर हिप्पोक्रेट्स ने पर्सनैलिटी वाली व्यक्तित्व जो था उसके बारे में बात की थी। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? सामाजिकता, शारीरिक बनावट, बुद्धिलब्धि या विचारशीलता? तो टर्मन का नाम जैसे कि आपको पता है कि बुद्धि के बारे में फेमस है, तो उन्होंने बुद्धिलब्धि का जो कॉन्सेप्ट भी या फार्मूला इन लोगों ने दिया था, इसकी भी बात करेंगे। व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहुमुखी या उभयमुखी वर्गों में किसने बांटा? इस प्रश्न दोबारा आ गया संभवतः, लेकिन ऑप्शन अलग अलग हैं। फ्रायड, जुंग, एडलर या ऑलपोर्ट? तो अभी इसकी बात की थी भाई कि जुंग ने बांटा है, तो फिर जुंग का आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। भाई मेरी क्लास में थोड़ी बोरियत सी तो महसूस हो ही रही होगी, बट कोई बात नहीं, पढ़ाई जो है ना मज़े की चीज़ नहीं है, बोरियत तो होनी ही चाहिए। बोरियत हो रही है इसका मतलब पढ़ाई बिल्कुल सही चल रही है, और सही चलेगी, टेंशन मत लो। मेरे चैनल पे जो भी चीज़ मिलेगी सटीक मिलेगी और आपके काम की मिलेगी, इसलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? शील गुण, शारीरिक बनावट, जीवन लक्ष्य एवं इनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, कल्पना या विचार शक्ति?
कल्पना और विचार शक्ति के आधार पर थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का ठीक है, कल्पना एवं शक्ति, ठीक है बिल्कुल। अगला देखेंगे, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है कैसा? बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या शर्मीला? तो आपने देखा होगा बाल्यावस्था में बच्चे कहाँ रुकते हैं, टक टक, मतलब कुछ ना कुछ टुक 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 बोलते ही रहते हैं, बहिर्मुखी होते हैं, बिल्कुल भी नहीं रुकते, बिल्कुल भी शर्मीले नहीं होते। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति किसमें रुचि रखते हैं? स्वयं में, अन्य सभी में, अपने परिवार और मित्रों में, सामाजिक कार्यों में। अब अंतर्मुखी यानी कि अंदर की तरफ, तो चले जाओ कहाँ? स्वयं, स्वयं में। तो मित्रों ये 25 प्रश्न थे। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि भाई कैसा क्या आपका स्कोर रहा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करती रहिए और लोगों का भी भला होगा। और सीटेट DSSB से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से मैसेज करके पूछ सकते हैं। नोट्स वगैरह चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करने का प्रयास करूँगा। मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।